हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। और जैसा कि आप लोग घर बैठे आनंद ले रहे होंगे कि G20 का मीटिंग हो रहा है और इस दौरान आप देख रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर हमारे देश में आए हुए हैं और आज भारत की शान क्या कह रही है। ओके, और देखिए ये किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस भी बोल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लाख ये कर लें कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि एक व्यक्ति का जो नेतृत्व चल रहा है वो कितने गर्मजोशी से विश्व के सभी लीडर के साथ हाथ मिला रहे हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे और आप लोग का देखा हुआ हो या ना हो, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि इसके पहले जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट या और भी जो देश के आते थे तो दोनों गर्मजोशी से हाथ मिलाने के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उनके कंधे पर हाथ रख कर जो मीडिया कॉन्फ्रेंस है वो करते थे या फोटो खिंचाते थे। लेकिन आज की तस्वीर में आपको कुछ अलग नज़र आ रहा होगा, इसलिए गर्मजोशी से हाथ मिलाने के बाद देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री उनको थोड़ा सा चुप्पी भी कर देते हैं। यानी पहले की बात यह थी कि आपके पीठ पर हाथ रखकर यह इंश्योर किया जा रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, आपके ऊपर हम हैं। लेकिन आज का जो डेट बदला हुआ है, इस डेट में कह रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम खुद काफ़ी है। ओके, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का कॉन्फिडेंस आप लोग भी बिल्ड कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं, ये 8वां सीरीज है मेरा और मैं प्रत्येक दिन अभी अपने ऐप से फ्री में टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ। आप लोग भी इसको ज्वाइन करें, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है और ये टेस्ट मेनली जो होगा यह यूपीएससी, बीपीएससी, एसआई लेवल का और एसएससी का होगा। ओके, आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, पर डे टेस्ट बनाइए, सारा का सारा सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको एंजॉय कीजिए। ओके, आइए 8वां टेस्ट सीरीज को, ये 8वां मॉडल सीरीज को हम लोग देखते हैं। बेंटिक तक का मैंने आपको बताया था और इसके बाद है चार्ल्स मैटकाफ है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था एक गवर्नर जनरल जो थे जॉन एडम्स। जॉन एडम्स, इसने प्रेस पर सेंसरशिप लगाया था और सबसे पहले प्रेस पर सेंसरशिप लगाने वाले व्यक्ति कौन? तो लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और इसने देसी भाषा पर सेंसरशिप लगाया, लेकिन चार्ल्स मैटकाफ का एक ही अचीवमेंट रहा कि इसने भारतीय प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया और इसलिए इसको कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ओके, और कोई इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड है 1836 से 1842 ईस्वी। इसके समय में प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 39 से लेकर 42 ईस्वी तक हुआ। 1839 ईस्वी में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसकी मरम्मत भी इसने करवाई। ओके, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति भी प्रदान की गई ब्रिटिश संसद के द्वारा। लॉर्ड एलन बरो साहब है, एलन बरो 42 से लेकर 44 तक इनका कार्यकाल है। इसके समय 1833 ईस्वी के एक्ट द्वारा 1833 का एक्ट पास हुआ था। किसके समय में? 1833 का एक्ट पास हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ओके, और इसमें कहा गया था कि भारत में दास प्रथा की समाप्ति होगी, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ था। एलन बरो के समय में भी 1843 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति हुई। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ और इसने 1843 ईस्वी में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय भी कर लिया। इसलिए दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते हैं
एक तो हो गया क्या कि दास प्रथा की समाप्ति हो गया, और दूसरा क्या हुआ कि सिंध का विलय इसी के समय में हुआ है। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का विलय हुआ है, और ऑफिसर जो इसके लिए जिम्मेवार था, जिसने इसको मिलाया था, वह था चार्ल्स नेपियर। ओके, चार्ल्स नेपियर ने ही सिंध का विलय किया था लॉर्ड एलनबरो के समय में। अगला क्या है, लॉर्ड हार्डिंग है। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल है। इसके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया था, और सती प्रथा पर प्रतिबंध पहले से ही शुरू हो गया था। कब? तो 1829 में एक्ट बनाकर कलकत्ता में या सबसे पहले बंगाल में प्रतिबंधित किया गया, और 30 में पूरे भारत में इसको लागू किया गया, बंगाल से बाहर भी लागू किया गया। ठीक है, इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नर बलि प्रथा क्या थी कि उड़ीसा में एक फोंद जनजाति थी, और उस जनजाति में नर बलि प्रथा का सिस्टम था। वे लोग क्या करते थे कि बहला फुसलाकर या खरीद कर कहीं से किसी व्यक्ति को लाते थे। व्यक्ति को पता थोड़े है कि ले जाकर मेरी बलि चढ़ाई जाएगी, उसको 2-4 दिन रखता था, और उसके बाद बलि प्रथा उसमें थी। यह मानवीयता के खिलाफ, ह्यूमन्स के खिलाफ था, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया इसी काल में। और ये भी एक 1857 की क्रांति का कारण बनेगा, 1857 की क्रांति का यह भी कारण बनेगा। इसने उत्पाद कर से बहुत सी वस्तुओं को मुक्त कर दिया। ठीक है, बहुत सारे वस्तुओं पर जो टैक्स वगैरह लगता था उसको भी इसने कटौती किया। चलिए अब आ जाइए आप लोग। लॉर्ड डलहौजी महान साम्राज्यवादी व्यक्ति है, और अभी तक में जितने भी गवर्नर जनरल हम लोग देखे, उसने एक बेस को तैयार कर दिया, और खास करके बेस को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया किसने? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि दिया, और सहायक संधि के द्वारा राज्यों की 2 जो ताकत थी उसको छीन लिया। एक उसकी सैनिक शक्ति को छीन लिया, और दूसरी उसकी विदेश नीति को छीन लिया। इसलिए अब ये राज्य सिर्फ सांस ले रहा है। ठीक है, और उसी सांस को बंद करने के लिए डलहौजी ने अपना काम कर लिया, और डलहौजी ने ही क्या दिया भारत में? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया, यानी हड़प नीति दिया, जिससे कि आप लोग अच्छी तरह से सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन और भी बहुत कुछ उपलब्धियां डलहौजी के समय में है। डलहौजी ब्रिटिश राज का एक सशक्त गवर्नर जनरल था, और उसकी राज्य नीति साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। ओके, अब यहाँ से देखिए कि डलहौजी का सुधार क्या क्या है। एक देखिए यहाँ पर वुड डिस्पैच है। ठीक है, यह क्या थे? तो चार्ल्स वुड थे। चार्ल्स वुड शिक्षा विशेषज्ञ है। डलहौजी ने इसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया, और इस वुड ने जो रिपोर्ट दिया उसी को कहते हैं वुड डिस्पैच करते हैं। भारत में शिक्षा पर सबसे पहले जो काम किया गया, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में काम किया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो पॉलिसी जो भारत में लागू किया था उसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से? तो उससे ही हम लोग जानते हैं, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसको जानते हैं हम लोग इस नाम से, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से, या फिर इसी को जानते हैं हम लोग क्या? छन छन कर शिक्षा नीचे जाने का सिद्धांत। छन छन कर शिक्षा नीचे जाने का सिद्धांत, यानी इसका मानना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक का मानना था कि अभी मेरे पास उतना संसाधन है नहीं, पैसा है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं कि कम लोगों को सिखाएंगे अंग्रेजी। वो लोग अपने से नीचे वालों को सिखाएंगे,
फिर वो अपने से नीचे वालों को सिखाएंगे और इस तरह भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा। 1854 में वुड डिस्पैच की पॉलिसी आई, घोषणा हुई, और इसने इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को गलत बताया और कहा कि इससे शिक्षा का विकास भारत में नहीं हो सकता। इसलिए आपको मेन में एक क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाता है बिहार में, और उसमें दिया जाता है कि बिहार में ब्रिटिश शिक्षा का विकास या भारत में ब्रिटिश शिक्षा का विकास। तो ब्रिटिश शिक्षा की नींव यहीं से पड़ गई। 1835 में इस पॉलिसी को लागू किया गया, ठीक है। लंबे समय तक यह पॉलिसी आई और इस पॉलिसी के आते ही इस पॉलिसी को कट कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा और बर्मा को पराजित कर 1852 में लोअर बर्मा एवं पीगो को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। इसलिए बर्मा लगभग पूरी तरह से विलय हो गया और 1935 के एक्ट से इसको फिर से भारत से अलग किया जाएगा। ओके, डलहौजी ने सिक्किम पर, सिक्किम भारतीय राज्य था नहीं, डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में इस पर अधिकार कर लिया। ओके, और बाद में फिर देखते हैं यह भारत का राज्य बन जाएगा स्वतंत्रता के बाद, यानी संविधान के लागू होने के बहुत बाद। सबसे जो चर्चा का विषय है डलहौजी का, यह है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर अनेक रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने 1853 में कर्नाटक के नवाब की पेंशन को बंद करवा दिया। ओके, डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और यह एक सबसे बड़ा कारण रहा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का। आप लोग 12th क्लास की जो नई वाली जो एनसीईआरटी है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कहा जाता है कि अवध का नवाब भले ही जनता में अलोकप्रिय हो, अलग बात है, लेकिन जब वह नवाब अपने महल को छोड़कर गलियों में जब निकल गया तो मास लेवल पर लोगों की आंखें नम हो गई और मास लेवल पर लोग भी उनके पीछे पीछे चले। ठीक है, इसलिए हम सभी जानते हैं कि अपने घर में लाख फूट हो लेकिन बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे घर के किसी भी सदस्य के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उस समय मुझे बुरा लगता है। और इसी का रिएक्शन भी था कि 1857 की जो क्रांति थी इसमें यह एक बड़ा कारण हुआ, क्योंकि आप लोग रिसेंटली काउजेस तो जानते ही है कि चर्बी वाला जो कारतूस था वह आएगा, लेकिन यह भी एक बड़ा कारण था क्योंकि डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाया। इसने यानी यह जो अवध राज्य है इसने 1801 ईस्वी में ही सहायक संधि कर लिया। सहायक संधि करने के बाद कोई भी बकाया राशि इसका नहीं था ब्रिटिश के पास। यह राज्य हमेशा अंग्रेजों से मित्रता बनाए रखा, इसलिए कोई कारण नहीं था। इस राज्य का अपना वारिस है, इसलिए वाजिद अली शाह जो है यह अवध के अंतिम नवाब हैं और इनका पुत्र बिरजिस कादिर है। बिरजिस कादिर इनका पुत्र है, यानी अपना और इनके पास संतान भी है, इनको गोद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी डलहौजी की नज़र में यह राज्य काफी चुभ रहा था और डलहौजी ने स्पष्ट कर दिया कि हम राज्य को मिलाएंगे तो मिलाएंगे और इसको विलय कर लिया गया। ओके, उसने तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ एवं सैन्य मुख्यालय शिमला में स्थापित कर लिया, क्योंकि इस समय डर हो रहा था कि तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ, क्योंकि यह दिल्ली के नजदीक में पड़ेगा, ठीक है, और एक उधर शिमला सैन्य मुख्यालय शिमला में स्थापित किया, क्योंकि उधर डर है उसको नॉर्थ वेस्ट में। उसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया, क्योंकि शिमला क्या था, ठंडा जगह था। ब्रिटिश लोगों को आंतरिक क्षेत्रों में काफ़ी गर्मी लगती थी,
और शीतकाल में जैसे आप लोग जानते हैं कि बिहार की 2 राजधानी थी, एक पटना थी और एक रांची थी। तो गर्मी के दिनों में जो विधानसभा का कामकाज होता था वह रांची में होता था, क्योंकि आज भी देखेंगे कि रांची हिल एरिया में है, प्लस वहाँ पर जो देखेंगे आप ऑफिसर सबका जो बिल्डिंग है वह इस शेप में बना हुआ आज भी है और छत काफी ऊंचाई पर होगी। इसलिए शिमला को उसने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ओके, बहुत बार आप लोगों ने यह क्वेश्चन बनाया होगा। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। उसी के समय सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की रेल लाइन चलाई गई थी। ठीक है, इसलिए सबसे पहले यहाँ यानी 16 अप्रैल 1853 डेट सहित याद रखना है इसको, को बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की रेल सेवा जारी की गई। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इनाम कमीशन की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य था भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। ठीक है, यानी अधिक से अधिक जमींदारी जो है उसको समाप्त कर दिया जाए और उसके क्षेत्र को पूरा का पूरा मिला दिया जाए। इसी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट बना, पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी इसी के समय में हुआ। ठीक है, यह काफी सस्ता भी नहीं था कि 2 पैसे की दर से भारत में कहीं भी पत्र भेजा जा सकता है। इसलिए आज जो पोस्ट ऑफिस का रूप रंग है उसका डेवलप भी इसके समय में हुआ। उसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, इसलिए पब्लिक डिपार्टमेंट की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है, तो यह भी है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया और मैक्सिमम यहाँ से कच्चा माल अपने देश में ले जाने लगा और वहां से बनाए हुए माल को भारत आना शुरू कर दिया गया। कराची, कलकत्ता और बंबई के बंदरगाहों को आधुनिक बनाने का भी काम किया गया। 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट की यह जो है यह क्या है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट है और यह क्या है कि लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई डलहौजी के समय में। डलहौजी ने पहली बार कलकत्ता एवं आगरा के बीच तार सेवा का प्रारंभ किया। ओके, तार सेवा का प्रारंभ किया। यह तार सेवा है क्या, तो यह देखते होंगे। पहले मेरे यहाँ चलता था क्या, फैक्स चलता था। ठीक है, अब तो हम लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं, फोटो खींच के भेज देते हैं, लेकिन आज से 15 साल पहले क्या होता था, फैक्स चलता था। इसलिए अगर दिल्ली आपको कोई मटेरियल भेजना हो तो आप यहाँ पर फैक्स में जाते थे। फैक्स का मशीन होता था, बहुत सारे जेरोक्स करने वाले के यहाँ। आपका मटेरियल को इसमें डालेगा, इसकी कॉपी कलकत्ता में निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ भी फैक्स की मशीन उसके ऑफिस में होगी, या दिल्ली में निकल जाएगी जहाँ भेजना चाहते हैं। इसलिए कलकत्ता और आगरा के बीच में तार सेवा का प्रारंभ हुआ। उसने धारा 90 के तहत ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने का भी अधिकार दिया गया। इसलिए हमेशा से क्रिश्चियनिटी या कोई भी धर्म हो, ठीक है, हिंदू धर्म के अलावा सभी अपना विस्तार का काम हमेशा से किया है। अब यह जो फैक्स है, इस फैक्स ने बड़ा काम किया। आप लोग पढ़े होंगे कि 1857 की क्रांति पढ़े हैं, और 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकर्ता थे, भारतीय सैनिक जो थे, उसने कहा कि इस डाक तार सेवा ने, इस तार सेवा में जो विद्रोही था, ठीक है, यानी जो हमारे जो रिवोल्यूशनरी थे, आंदोलनकारी थे, कहता है कि उसका गला घोंट दिया इसने। यानी आपके पहुंचने से पहले फैक्स पहुंच जा रहा है। इसलिए वह कहता है कि मेरे पहुंचने से पहले ही वहां सारा का सारा खबर पहुंच जाता है। ओके, अब देखिए यहां से डलहौजी की राज्य हड़प नीति, उसने मिलाया कौन कौन से राज्य को,
तो सतारा को 1848 में मिलाया, जैतपुर को 1849 में मिलाया, संभलपुर को 1849 में मिलाया, बघार को 1850 में मिला लिया, उदयपुर को 52 में मिलाया, झांसी को 53 में मिलाया, नागपुर को 54 में मिलाया, करौली को 55 में मिलाया, और किसको मिलाया तो अवध को मिला लिया 1856 में अवध को मिला लिया। ठीक है, वह भी कैसे, तो जबरदस्ती मिला लिया गया, क्योंकि इसके पास कोई राइट नहीं था मिलाने का। ये सभी राज्यों के पास कुछ कुछ बकाया भी था। अब झांसी है तो झांसी के पास इसका अपना ऑन उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए इसको मिला लिया गया। लेकिन अवध को मिलाने का कोई भी कारण कंपनी के पास नहीं बनता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। ओके, इसलिए जो भी व्यक्ति भारत में आया उसने कुछ न कुछ क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया, और इस तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हो गया। 1857 की क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो 1857 की क्रांति का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। जबकि 1857 की क्रांति के समय में भारत में रह कौन गया, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसलिए कैनिंग ही बनेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बनेगा। ओके, लॉर्ड डलहौजी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और अब तो बीपीएससी में शॉर्ट क्वेश्चन भी देना शुरू कर दिया, इसलिए सीधे क्वेश्चन दे देगा कि लॉर्ड डलहौजी, आगे कुछ भी नहीं लिखेगा, आप टिप्पणी कीजिए, जितना भी इसमें है इसी में से 150-200 शब्द आप लिखेंगे, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे, नंबर कटेगा भी नहीं इसमें। ओके, इसलिए आज आप लोग डलहौजी को एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।